नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है वायु विक्षोभ, जिसके अंतर्गत हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की धरातल पर नियमित रूप से कुछ हवाएं चलती हैं, परंतु इन हवाओं की जो प्रवाह है वह हमेशा एक सा नहीं रहता है। पृथ्वी की कुछ विचित्र परिस्थितियों और स्थानीय अव्यवस्थाओं के कारण इनकी प्रवाह दिशा में गहरा प्रभाव पड़ता है और इनकी प्रवाह में एक भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ये जो अस्थिर और परिवर्तनशील हो जाती है, इन अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं का रूप ठीक जैसे जल में भंवर पड़ता है उसके समान होती है। अब कभी कभी ये बढ़ते बढ़ते भयंकर तूफान का रूप भी धारण कर लेती है। ये जो हवाओं का भंवर होता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक में हवाएं भंवर के केंद्र की ओर वायु के निम्न दाब के कारण वेगपूर्वक दौड़ती है और दूसरी में वायु के उच्च दाब के कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर दौड़ती है। तो वायु की यही भंवरें जो है वह चक्रवात और प्रतिचक्रवात कहलाती हैं। सामान्य तब चक्रवात क्या होता है ये हम जान लेते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब का एक केंद्र होता है जिसके चारों ओर संकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं फैली होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर सभी और वायुदाब बढ़ता जाता है, इसलिए सभी दिशाओं से हवाएं जो हैं वह भीतर के केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च वायुदाब से हवाएं जो है वह निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। अब फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अतः ये हवाएं केंद्र तक पहुंचने की अपेक्षा उसकी परिक्रमा करने लगती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। चक्रवातों की आकृति प्राय गोलाकार, अंडाकार अथवा वी आकार की होती है। किसी भी स्थान की जलवायु तथा मौसम पर चक्रवातों का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चक्रवातों को उनकी स्थिति के अनुसार हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है शीतोष्णकटिबंध चक्रवात और दूसरा है उष्णकटिबंध चक्रवात। अब इन चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है ये हम जान लेते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में वैसे तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत प्रकट किए हैं, परंतु आजकल कोई भी मत स्थिर नहीं है, इसलिए इस संबंध में मुख्य रूप से प्रचलित दो सिद्धांत दिए गए। पहला है चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत और दूसरा है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गतिक सिद्धांत क्या है। गतिक सिद्धांत के जो प्रमुख प्रणेता थे वह लैम्पर्ट और शॉ थे। इन्होंने उत्तरी अंध महासागर में उठने वाले अनेक वायु विक्षोभों का अध्ययन कर इस सिद्धांत को जन्म दिया। इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण कटिबंध में आने वाले चक्रवात भिन्न भिन्न वायु राशियों के उच्च दाब वाली पेटियों के विरुद्ध एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न चक्रवातों की भिन्न भिन्न वायु राशियों के बीच तापमान में अंतर होने से शक्ति प्राप्त हो जाती है और वे गतिशील हो जाते हैं। इस मत के अनुसार ऊपर उठती हुई उष्ण वायु जब शीतल वायु राशि से मिलती है तो वह एक भंवर का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार इन चक्रवातों की उत्पत्ति धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर होती है। हालांकि इस सिद्धांत में कई दोष पाए गए हैं, इसलिए ये सिद्धांत मान्य नहीं है। दूसरा सिद्धांत है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। इस सिद्धांत को जन्म देने वाले प्रसिद्ध नॉर्वे निवासी विजकिंस है। विजकिंस जो है वह इस सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता है, अतः यह सिद्धांत इन्हीं के कारण विजकिंस का सिद्धांत भी कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार चक्रवातों की उत्पत्ति दो भिन्न तापमान वाली राशियों के मिलने से होती है। जब ध्रुवों से आने वाली शीतल वायु और उष्ण प्रदेशों से आने वाली गर्म वायु जब एक दूसरे के निकट आती है तो शीतल वायु राशि वाताग्र प्रदेश को विषुवत रेखा की ओर धकेलती है। इससे जो ध्रुवीय शीतल वायु और उष्ण प्रदेशीय गर्म वायु के बीच एक असांतत्य रेखा बन जाती है
और वाताग्र क्षेत्र में इस असंतत्य रेखा के सहारे चक्रवातों की एक लहर के रूप में उत्पत्ति होती है। एक बार फिर से विद्यार्थियों इस सिद्धांत को ध्यान से सुनिए कि इस सिद्धांत के अनुसार चक्रवातों की उत्पत्ति दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। जब ध्रुवों से आने वाली शीतल वायु उष्ण प्रदेशों से आने वाली गर्म वायु एक दूसरे के निकट आती है, यानी ठंडी और गर्म वायु जब मिलती है तो शीतल वायु राशि वाताग्र प्रदेश को विषुवत रेखा की ओर धकेलती है। तो जो ठंडी वायु जो आई है उसको गर्म वायु विषुवत रेखा की ओर धकेलती है। इससे ध्रुवीय शीतल वायु और उष्ण प्रदेशीय गर्म वायु के बीच में एक असंतत्य रेखा बन जाती है। तो वाताग्र प्रदेश में इसी असंतत्य रेखा के सहारे ही चक्रवातों की एक लहर के रूप में उत्पत्ति होती है। जब वायु सीमाग्र लहर के साथ अपना संतुलन स्थापित करने की चेष्टा करती है तो यह वाताग्र इस गर्त की ओर आकर्षित हो जाता है और यहाँ हवाएं वायुदाब के ढाल तथा पृथ्वी की गति और घर्षण आदि से सम्मिलित प्रभाव से एक विशिष्ट चक्रवात के रूप में बदल जाती है। वायु का यह चक्र कुछ ऐसा रहता है जिससे चक्रवात के एक भाग में उष्ण प्रदेश की गर्म वायु संतत्य रेखा को पार कर शीतल वायु के अंदर घुसने की चेष्टा करती है और चक्रवात के दूसरे भाग में शीतल वायु रहती है। इसको शीत वाताग्र कहते हैं। चक्रवात के अग्रभाग में उष्ण प्रदेशों की वायु को उष्ण वाताग्र कहते हैं। उष्ण प्रदेशों से उठने वाली पछुआ हवाओं और ध्रुवों से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच अनियमित सीमा क्षेत्र हो जाता है। इस अनियमित सीमाग्र को ही ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। चक्रवातों के उपयुक्त सिद्धांत को आजकल मान्यता प्राप्त है, फिर भी इसको ज्यों का त्यों मान लेने से कई आपत्तियां हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि उष्ण प्रदेश की गर्म वायु शीतल वायु के ऊपर चढ़ती है, परंतु वायु के इस प्रकार चढ़ने का कारण क्या है? हालांकि इस प्रश्न का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। फिर भी निम्न वायुदाब को बनाने वाली कौन सी भौतिक शक्तियाँ हैं अथवा हवाएं क्यों किसी प्रकार दूर हट जाती है जिससे चक्रवात में बराबर निम्न वायुदाब बना रहता है, इन सभी प्रश्नों पर इस सिद्धांत में हालांकि कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। अतः इन सब बातों को देखते हुए कह सकते हैं कि चक्रवात और प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में वर्तमान में कोई भी मत पूर्ण नहीं है। इसलिए चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों की कई अलग अलग जातियां हैं जिनकी उत्पत्ति विभिन्न कारणों से होती है। इस दृष्टि से सब चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में कोई एक धारणा बना लेना असंगत होगा। अतः प्रत्येक चक्रवात को अलग अलग लेकर उसकी व्यवस्थाओं का उचित विश्लेषण करना होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों। ये तो था हमारे चक्रवात क्या होते हैं और चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।